जंतर मंतर से सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म हो गया, लेकिन अब सीजेपी और उसके नेताओं के खिलाफ कार्यवाही शुरू हो गई है। आंदोलन के दौरान जो लोग कानून अपने हाथों में लेकर सरकार को धमकी दे रहे थे, वो अब कार्यवाही के डर से घबराए हुए हैं। यही वजह है कि अभिजीत दीपके अब पीएम मोदी से कार्यवाही न करने की अपील कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विदेशी फंडिंग को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अभिजीत दीपके ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि पीएम नरेंद्र मोदी अपने अगले वीडियो संदेश में 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान पुलिस की कथित ज्यादती के लिए महिला प्रदर्शनकारियों से माफी मांगेंगे। दीपके शुक्रवार को जारी किए गए पीएम मोदी के वीडियो संदेश पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें मोदी ने कहा था कि वो उन भटके हुए बच्चों को माफ करना चाहते हैं जिन्होंने जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शनों के दौरान उन्हें और उनकी दिवंगत मां को कथित तौर पर अपशब्द कहे थे। वहीं जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाली लड़की की मां ने मीडिया से बातचीत की है। इस बातचीत में उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने बच्चों को माफ कर बड़ा दिल दिखाया है। महिला ने भावुक अपील करते हुए ये भी कहा कि जैसे प्रधानमंत्री गांव को गोद लेकर उनका भविष्य संवारते हैं, वैसे ही उनकी बेटी को भी गोद ले लें ताकि उसे भी परिवार जैसा स्नेह और बेहतर भविष्य मिल सके। आगे बताते हैं आपको कैसे विदेशी फंडिंग पर सीजेपी की चिंता बढ़ गई है। वहीं कांग्रेस ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और निर्माण से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने रविवार को आरोप लगाया कि पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मामले पर संसद में चर्चा से बच रहे हैं। उन्होंने पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में विशेष जांच दल से जांच कराने की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि राम मंदिर निर्माण के दौरान भूमि खरीद, चंदे और खर्च में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने दावा किया कि श्रद्धालुओं के दान का दुरुपयोग किया गया और कई जमीन सौदों में बाजार मूल्य से कई गुना ज्यादा कीमत चुकाई गई। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह मामला करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नशा मुक्त युवा से विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर के 10,000 से ज्यादा स्थानीय युवाओं ने भाग लिया। माय भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों और 125 से ज्यादा आध्यात्मिक संगठन के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़े हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान अपना संबोधन भी दिया। वहीं पीएम मोदी के इस अभियान से आप दर्शक खुश हैं तो कमेंट में यस और बी सपोर्ट पीएम मोदी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। इस खबर में आपको बताएंगे आगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे सीजेपी की नींद उड़ाने वाली खबर आई है और कैसे राहुल गांधी की बढ़ गई है चिंता। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए हमारी यह खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल ना भूलें। दर्शकों, राहुल गांधी को अब डर सताने लगा है कि कहीं स्टालिन की पार्टी डीएमके बीजेपी का साथ न दे दे, इसलिए अब वो डीएमके को अपने पाले में करने के लिए प्रपंच रच रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने तमिलनाडु से परिसीमन के मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोलते हुए भले ही किसी दल का नाम न लिया हो, लेकिन उनका बयान राजनीति में नया संदेश छोड़ गया। राहुल ने कहा कि जो परिसीमन बिल का समर्थन करेगा वो 21वीं सदी की एट्टपन होगा। तमिल इतिहास में एट्टपन को विश्वासघात के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। राजनीतिक हलकों में इसे कांग्रेस की सहयोगी डीएमके के लिए भी परोक्ष नसीहत माना जा रहा है, क्योंकि हाल के दिनों में परिसीमन के मुद्दे पर उससे रुख में अनिश्चितताएं की चर्चाएं चल रही हैं। दरअसल संसद के इस सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन बिल दोबारा आ सकता है। ऐसे में तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन से अलग होकर टीवीके के साथ सरकार बनाने वाली कांग्रेस ने डीएमके से दूरियों के बीच परोक्ष रूप से संदेश देने की कोशिश की है। मामलापुरम में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पत्रकारों से कहा कि बीजेपी परिसीमन के जरिए तमिलनाडु की राजनीतिक ताकत को कम करना चाहती है। वहीं सीजेपी के मुख्य सदस्य अपने भविष्य के एजेंडे पर चर्चा के लिए 5 अगस्त को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक बैठक करेंगे। संगठन के सूत्रों ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये बैठक सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के आवास पर होगी। वहीं पीएम मोदी का बचाव करते हुए आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कहा कि नई पीढ़ी क्या जाने कि नरेंद्र मोदी ने कितना संघर्ष किया है। उन्होंने कहा जो जितना ज्यादा काम करता है उसकी उतनी ही आलोचना होती है। उनकी ये टिप्पणी परीक्षा पेपर लीक को लेकर सीजेपी के हालिया विरोध प्रदर्शनों के संदर्भ में थी। पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सीजेपी और जेनजी द्वारा पीएम मोदी पर की गई कथित अभद्र टिप्पणियों का जिक्र करते हुए कल्याण ने कहा कि पीएम मोदी का दिल भर आया, आंखों में आंसू आ गए और उन्हें बुरा लगा। सीजेपी और अभिजीत दीपके की चिंता बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक हो रहे खुलासे से सीजेपी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं जिस तरीके से अमेरिका से आकर अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर आंदोलन किया, उससे कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस आंदोलन को कौन फंड कर रहा है। सीजेपी की पोस्ट में विदेशी फंडिंग को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं अब ऐसी बात बाहर आई है जिससे सीजेपी पर विदेशी फंडिंग को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं मीडिया द्वारा अब अभिजीत दीपके से पूछा गया है कि क्या प्रोटेस्ट में आम आदमी पार्टी का समर्थन था।
इस पर अभिजीत बोले कि हर दिन वहां 70-80% नए लोग आते थे। ज्यादातर भीड़ पूरी तरह गैर राजनीतिक थी। अगर इतनी जनता आम आदमी पार्टी जुटा पाती तो देश में उसकी सरकार होती। उन्होंने बताया बीजेपी को छोड़कर लगभग हर पार्टी ने प्रदर्शन का समर्थन किया। दर्शकों, दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि इस आंदोलन को स्वतः स्फूर्त छात्र क्रांति या जेनजी उथल पुथल का रूप दिया जा रहा था, जबकि इसके पीछे विदेश से भारी भरकम वित्तीय प्रायोजन और सुनियोजित लामबंदी शामिल थी। विवाद के केंद्र में दुबई स्थित एब्रेको फ्रेट के मालिक और केरल मूल के कारोबारी मोहम्मद शाजी मडतिल हैं। आरोप है कि शाजी ने अपने दुबई ऑफिस से 23 मलयाली कर्मचारियों की एक टीम को हवाई टिकट, भोजन, 5 स्टार ठहराव और अतिरिक्त भत्ते देकर दिल्ली के प्रदर्शन स्थल पर भेजा था। इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद मोहम्मद शाजी निलंबुर मडथिल के खिलाफ गृह मंत्रालय में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून व्यवस्था और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ माहौल बनाने के लिए ऑफशोर वित्तीय संसाधनों का इस्तेमाल किया गया है। वहीं याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB से बहु एजेंसी जांच की मांग की है। वहीं आरोप ये भी है कि इरशाद अनफस और टोयो के नेतृत्व में आए 23 कर्मचारियों के हवाई टिकट, रहने खाने और दैनिक भत्ते का पूरा खर्च कंपनी द्वारा उठाया गया। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक शाजी मडथिल का पृष्ठभूमि रिकॉर्ड बहुत अमीर कारोबारी का नहीं रहा है और दुबई में उन पर चेक बाउंस और धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये पैसा उनका अपना था या किसी बाहरी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का। वहीं सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि 2019-20 के शाहीन बाग आंदोलनों की तर्ज पर ही विदेशी खातों और संस्थाओं से फंड ट्रांसफर कर इस विरोध प्रदर्शन को हवा दी गई। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और कनाडा से जुड़े संभावित लिंक इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यह आंदोलन साधारण छात्र विरोध नहीं था। वहीं अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या शाजी निलंबुर ने केवल 23 कर्मचारियों को ही स्पॉन्सर किया था या फिर केरल से आए अन्य समूहों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और प्रमुख हस्तियों को भी इसी रूट से वित्तीय मदद पहुंचाई गई थी। ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल तो 23 कर्मचारियों का जंतर मंतर पर मनाए गए जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इसके पीछे काम कर रहे अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी वित्त संगठनों के संभावित संबंधों की पड़ताल की आवश्यकता है। ऐसे में अभिजीत दीप पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या विदेश से आकर वो ऐसे इतने बड़े स्तर पर आंदोलन कर सकते हैं। वहीं सीजेपी के नेतृत्व में हुए आंदोलन के पीछे विदेशी फंडिंग की आशंका जताते हुए राजस्थान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपनी बात रखी है। उन्होंने सरकार से इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। संसद परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए राठौड़ ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शनकारियों को विदेश से वित्तीय मदद मिल रही है। मदन राठौड़ ने सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों के लिए दुबई, कुवैत, बांग्लादेश और अन्य देशों से खाने के ऑर्डर बुक किए गए थे। उन्होंने एक चौंकाने वाला उदाहरण देते हुए आंदोलन में खाना खिलाने वाले जुनैद को लेकर कहा कि एक व्यक्ति जो मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है, उसने रोजाना 10-10 लाख रुपए का खाना भिजवाया। ये पैसा कहां से आया? ये एक जायज सवाल है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। राठौड़ ने पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बचाव करते हुए कहा कि इसमें कोई दोष नहीं था। पूरा टुकड़े टुकड़े गैंग छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति चमका रहा था। उन्होंने कहा धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के रूप में शानदार काम किया और स्वेच्छा से अपना इस्तीफा सौंपा। कुल मिलाकर देखें तो अब आंदोलन में विदेशी फंडिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए विदेशों से काफी पैसे आए हैं, लेकिन अब जांच में असलियत बाहर आ जाएगी। वहीं इस आंदोलन में हिंसा करने वालों के खिलाफ भी दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। पाकिस्तान से भी 400 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट इस आंदोलन के समर्थन में चलाए जा रहे थे और भारत में अफवाह फैलाई जा रही थी। लेकिन अब विदेशी फंडिंग से लेकर सभी मामलों को लेकर जांच जारी है। सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद अभिजीत दीपके और उनका पूरा परिवार सवालों के घेरे में है। सीजेपी पर विदेशी से फंडिंग लेने का आरोप लग रहा है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका में पढ़ाई करने वाला एक लड़का अचानक कैसे इतने बड़े आंदोलन को लीड कर सकता है। क्या बिना किसी बड़े फंडिंग के जंतर मंतर पर हर दिन 8 से 10 लाख रुपए का खाना कैसे खिलाया जा सकता है। कहा यह जा रहा है प्रोटेस्ट के दौरान 3 से 4 करोड़ रुपए सिर्फ प्रदर्शनकारियों को खाना खिलाने में खर्च हुआ है। ऐसे में अब विदेशी फंडिंग को लेकर भी जांच तेज हो गई। जांच एजेंसियां पता लगा रही हैं कि किन माध्यमों से फंड जुटाए गए। जांच एजेंसियों के रडार पर 5 से ज्यादा कंपनियां हैं। इनमें से कुछ डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए काम करने वाली कंपनियां भी शामिल हैं। दूसरी तरफ अभिजीत दीपके के पिता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दर्शकों, जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर जांच एजेंसियां विदेशी फंडिंग समेत कई बिंदुओं पर जांच कर रही हैं। एजेंसियां पता लगा रही हैं कि किन माध्यमों से फंड जुटाए गए। जांच एजेंसियों के रडार पर 5 से ज्यादा कंपनियां हैं। इनमें कुछ डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए काम करने वाली कंपनियां भी हैं। बीते कुछ दिनों में कंपनियों के मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम और दिल्ली के कई ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। कंपनियों के वित्तीय लेन देन, कैंपेन इन्फ्लुएंसर के
बीच एग्रीमेंट समेत कई दस्तावेज खंगाले गए हैं। इसके साथ ही कुछ डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए हैं। खबर की माने तो जांच में कई संदिग्ध वित्तीय लेन देन की भी बात सामने आई है। इसके जरिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की भी जांच दायरे में लाया जा रहा है। पुख्ता सबूत और लिखित डिजिटल रिकॉर्ड जुटाने के बाद मामले में FIR भी दर्ज होगी। इसके साथ ही जांच में पता चला कि AI एडिटेड वीडियो और गलत पोस्ट प्रसारित करवाए गए ताकि PM और केंद्रीय मंत्रियों की छवि खराब की जा सके। करीब 2000 से ज्यादा संदिग्ध अकाउंट की पहचान भी हुई है, जिनमें कई अकाउंट विदेश से हैं तो करीब 700 अकाउंट भारत में चलाए जा रहे थे। जांच एजेंसियां उनसे जुड़े डिजिटल डेटा सुरक्षित रखने संबंधी जानकारी भी जुटा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल STF ने गिरफ्तार जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल की साजिश का खुलासा किया है। मंडल ने दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन में पुलिस की वर्दी पहनकर तोड़फोड़ करने की साजिश रची थी। एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि कई पुलिस अधिकारी और राजनेता भी हमीम के निशाने पर थे। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन और हिंसा को लेकर जांच एजेंसियों के दायरे में कई यूट्यूबर भी शामिल थे। उनकी भूमिका संदिग्ध है, जिसमें पैसों का खेल दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ सूरत के एक RTI एक्टिविस्ट ने CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके के पिता के फाइनेंशियल बैकग्राउंड की जांच की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया है कि एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी अपने बेटे के विदेश में हायर एजुकेशन के लिए पैसा कैसे जुटा सकता है। एक्टिविस्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सेंट्रल GST अथॉरिटी से CJP के लीगल स्टेटस और फंडिंग की जांच करने की भी अपील की है। RTI एक्टिविस्ट अमित तिवारी ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर भगवान राव दीपके, जो महाराष्ट्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारी हैं और अभिजीत दीपके के पिता हैं, उनके फाइनेंसेस की जांच की मांग की है। तिवारी ने सवाल किया कि भगवान राव दीपके एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद अपने बेटे को हायर एजुकेशन के लिए विदेश कैसे भेज पाए और उनकी फाइनेंशियल स्टेटस की जांच की मांग की गई है। वहीं दीपके के पिता की फाइनेंशियल जांच की मांग के अलावा तिवारी ने कथित नीट पेपर लीक को लेकर हुए आंदोलन से जुड़े पुलिस केस का सामना कर रहे CJP प्रदर्शनकारियों के लिए घोषित लीगल डिफेंस फंड पर भी आपत्ति जताई है। अमित तिवारी ने चुनाव आयोग को लिखकर यह वेरीफाई करने को कहा है कि CJP रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के तहत रजिस्टर्ड है या नहीं, क्योंकि उन्होंने एक लीगल डिफेंस फंड की घोषणा की है। इसके साथ ही अमित तिवारी ने यह भी कहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी एक अनरजिस्टर्ड एंटिटी है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर काम कर रही है। अगर लीगल डिफेंस फंड के तौर पर इसे 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं तो चुनाव आयोग को यह वेरीफाई करना चाहिए कि CJP रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के तहत उसके साथ रजिस्टर्ड है या नहीं। वहीं एक अलग रिप्रेजेंटेशन में तिवारी ने सेंट्रल GST अधिकारियों से ये जांच करने की अपील की है कि क्या वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल को CJP प्रदर्शनकारियों के कानूनी बचाव के लिए दिए गए 1 करोड़ रुपए के योगदान पर 18% GST देना होगा। दरअसल कपिल सिब्बल ने बीते 27 जुलाई को CJP द्वारा बनाए गए लीगल डिफेंस फंड में 1 करोड़ रुपए के योगदान की घोषणा की थी, ताकि कथित नीट पेपर लीक को लेकर हुए आंदोलन के सिलसिले में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों को कानूनी मदद की जा सके। तो देखा आपने कि कैसे CJP पर विदेशी फंडिंग को लेकर आरोप लग रहे हैं। ऐसे में अब जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें